बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन मन्नान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान 365। लेट्स लुक एट द टॉप स्टोरीज टुडे। अमेरिका और बरतानिया की जंगी तैयारी शुरू। ईरानी खतरे ने ट्रंप को तैयारा बदलने पर मजबूर कर दिया। मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल गहरे होने लगे। अमेरिका के यमन और ओमान पर ताज़ा तरीन हमले। जंग का दायराकार मजीद वसी हो गया। आलमी मईशत पर दबाव में इजाफा। मोदी हुकूमत की सफाकियत। किसानों और अक़लियतों पर मजालिम के साथ तालिबे इल्म भी मोदी के जुल्म का शिकार। कॉकरोच पार्टी के सामने मोदी सरकार बेबस। वजीर तालीम मुस्ताफी। क्या भारत भी बांग्लादेश और नेपाल जैसे इनकलाब का मुंतज़िर है? गंदम बहरान या मुआशी दहशतगर्दी। बम्पर क्रॉप के बावजूद जखीरा अंदोज माफिया ने रोटी गरीब की पहुंच से दूर कर दी। हुकूमत का गंदम दरामद करने का फैसला सवालिया निशान बन गया। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का दायरा तेजी से फैलता हुआ खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। खलीजे ओमान में अमेरिका ने एक ईरानी LPG टैंकर पर बराह रास्त हमला करके अमले के 2 अरकान को शहीद कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि टैंकर ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, जिस पर इसके इंजन रूम को गैर फाल कर दिया गया। मगर दूसरी तरफ ईरानी फौज ने इंतहाई खौफनाक जंगी हिकमत अमली का ऐलान करते हुए दो टोक कह दिया है कि हर ईरानी की शहादत के बदले एक अमरीकी फौजी हलाक किया जाएगा और हमने अमरीकी फौजियों के लिए जहन्नुम के मुफ्त टिकट तैयार कर रखे। इधर यमन के महाज पर भी बारूद बरसा है। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने अल हदीदा में हौजी ठिकानों पर शदीद बमबारी की है, जिसके जवाब में हौजियों ने सऊदी शहर जाजान पर मिसाइल दाग दिए हैं। बाबुल मंदब के रास्ते बंद होने से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। और तो और नाजरीन, कमाल तो ये है कि दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की धमकियों के पेश नज़र आखिरी लम्हे अपना सदारती तैयारा तक बदल लिया। ट्रंप का दावा है कि चीन ने ईरान को असलहा ना देने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी तरफ खलीज की अहम तरीन शाहरग आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अब अमेरिका और बरतानिया ने अगले हफ्ते लंदन में एक हंगामी और आला सतह का इजलास तलब कर लिया है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा अस्करी इत्तेहाद एक बार फिर आमने सामने होने जा रहा है। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अमेरिका और यूके एक नेवल मिलिट्री अलायंस बनाने की तजवीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये नई डेवलपमेंट आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर और सिचुएशन पर किस किस्म के इम्पैक्ट डालेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरीन साहिबा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये डेस्परेट मेजर्स हैं इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो वेस्टर्न हेजेमनी गल्फ के एरिया में थी वो लूज ना हो। पिछले 4.5 महीनों की जंग ने एक चीज ये प्रूफ कर दी है दुनिया को कि इस इलाके को अमेरिका या अमेरिका के जो हलीफ हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका ने पिछले 4.5 महीनों में इजराइल के साथ मिलके हर कोशिश कर ली है, हर किस्म के जहाज को ले आए हैं, हर किस्म का अटैक कर लिया है, लेकिन वो ईरान थिएटर को जीत नहीं सके। और यहाँ जो है ना, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब एक इज्जत का मसला बन गई है। अब वो ये चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, जो कि जंग से पहले भी खुली हुई थी, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि इस इलाके में ईरान का कोई असर रसूख ना हो, जो कि ईरान नहीं मान रहा। सो मेरे ख्याल में अगर यूके और अमेरिका मिलके कोई मैरीटाइम अलायंस कर भी लेंगे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा सकते, क्योंकि बंद करना बहुत आसान है, उसको खुलवाना और फिर खुले रखना वो बहुत ही मुश्किल काम है। और आई डू नॉट थिंक सो कि अमेरिका और यूके जो है वो अपने मैरीटाइम एसेट्स को इतना रिस्क में डालेंगे, क्योंकि अगर आप देख लें कि उन्होंने ब्लॉकेड भी किया, या अभी भी जो उनकी 5th फ्लीट है जो कुवैत से ऑपरेट कर रही है, वो अपने आप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दूर रख रही है ताकि कहीं डायरेक्ट ईरानियन अटैक में ना आ जाए। अगर उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोनों को मिलकर खुलवाना भी पड़ा तो उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि उनके नेवल एसेट्स जो हैं
वो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स के रेंज में होंगे। एंड आई डू नॉट थिंक सो कि वो ये रिस्क लेंगे, क्योंकि इस एक भी अगर जहाज हिट हो गया और यानी वो आउट ऑफ एक्शन हो गया, तो वो दोनों की प्रेस्टीज के लिए एक बहुत बड़ी बात हो। तो फिर ये नेवल अलायंस पॉइंटलेस हुआ आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जो है ना, देयर इज नो वे फॉरवर्ड अदर देन कि जी कि क्या कहते हैं कि गल्फ के रीजन को गल्फ कंट्रीज और ईरान के ऊपर छोड़ दिया जाए। जो एक अभी तक पिछले 50 सालों में जो क्या कहते हैं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने इधर एक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इनको दिया था, जो कि एक सिक्योरिटी थी अगेंस्ट अ परसीव्ड थ्रेट ईरान, उसकी फेलियर के बाद मैं समझता हूं कि अब अगर इस इलाके को गल्फ कंट्रीज और ईरान के ऊपर छोड़ दिया जाए तो सूनर एंड लेटर वो एक इस तरह का आपस में मुआहदा कर लेंगे जिसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सकती है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी हर एक के लिए। Let's hope it happens eventually sooner than later. अच्छा, अमेरिका ने रोज हमले करने शुरू किए हुए हैं ईरान पे। आपके ख्याल में इज इट एस्केलेटिंग टुवर्ड्स समथिंग बिगर? और क्योंकि ये अपने मजीद फौजी दस्ते भी ला रहा है, मजीद इक्विपमेंट भी ला रहा है, और डू यू थिंक दीज आर जस्ट पावर टैक्टिक्स टू ब्रिंग ईरान बैक टू टेबल ऑन अमेरिकाज ओन टर्म्स? जी महरीन साहब, एक्चुअली एग्जैक्टली यही है। अगर आपको याद हो कि जब इस्लामाबाद MOU साइन हो रहा था, उस वक्त भी ईरान ने इस चीज का इजहार किया था कि क्या कहते हैं कि अगर पीस डील ना हुई तो कहीं ये तो नहीं कि ईरान और अमेरिका और इजराइल जो हैं वो ये ब्रेक ले रहे हैं अपने आप को रिफर्बिश करने के लिए या अपने आप को री इक्विप करने के लिए। और अब ये लगता है 1.5-2 महीने के बाद कि शायद ये वही बात थी कि वो अपने आप को दोबारा री आर्म करना चाह रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जंग उस नहज पे चली गई है कि जो है क्या कहते हैं कि नो पार्टी कैन टेक डिसाइसिव विक्ट्री। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका बिल्कुल ईरान को घुटने टिकवा दे या ईरान अमेरिका को इतना मजबूर कर दे कि वो अमेरिका सब कुछ छोड़ के इस इलाके को खाली कर दे। सो अब एक स्टेलमेट की सिचुएशन है और इसका हल मेरे नजदीक इस्लामाबाद MOU ही है कि जिसके अंदर से एक बेहतरीन पीस डील निकल सकती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए महरीन साहिबा कि जब ये सेकंड फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसमें अमेरिका और इजराइल एक ही थिएटर के अंदर अपनी पावर को शो नहीं कर रहे। अमेरिका जो है वो ईरान थिएटर को लुक आफ्टर कर रहा है और पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ उसमें मबजूल कराई हुई है। बिल्कुल ठीक है। जबकि इजराइल जो है वो बड़े आराम से लेबनान और मिडल ईस्ट थिएटर को देख रहा है और पिछले 6 से 7 हफ्तों में उसने वहां बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक गेन्स किए हैं। उसने कोई 70% गाजा के ऊपर कब्जा किया है, उसने 30% लेबनान के ऊपर कब्जा किया है, उसने पैलेस्टाइन के साथ अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड किया है और वो इवन सीरिया के अंदर जाके उसने अभी रिसेंटली वेस्ट बैंक और माउंट हर्मन को क्रॉस करके वो सीरिया के अंदर भी 15 किलोमीटर चल रहा है। आई एग्री विद यू। चलिए हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि अमेरिका और यूके मिलकर जो है वो हॉर्मुज को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं फॉर सम टाइम। किस किस्म का रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे ईरान से और खित्ते की सिचुएशन पे किस किस्म का चेन रिएक्शन होगा आफ्टरवर्ड्स? मेरे ख्याल में ये वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है महरीन साहिबा जो बड़ी मुश्किल है कंसीव करना, क्योंकि अगर ये पॉसिबल होता तो अमेरिका जो है वो इतनी हजीमत इधर ना सहता। देखिए ईरान थिएटर में सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान इस चीज का हुआ है कि उसका वो जो एक ऑरा था ऑफ बीइंग द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, और एक था कि जी कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो टोटली पाश हो गया है। और जो है ना क्या कहते हैं, अगर इफ दिस वाज पॉसिबल देन दे वुड हैव डन इट मच अर्लियर। असल में अमेरिका का इस वक्त
जो सबसे बड़ा डायलेमा महरीन साहिबा है वो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो अमेरिका के अंदर भी बहुत अनपॉपुलर है, और इसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो बॉडी बैग्स घर ले जाने को आमादा नहीं है। आप एयर पावर से एनिमी को वीक तो कर सकते हैं आप, लेकिन आप उसको ना ऑब्लिटरेट कर सकते हैं और ना ही आप उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड ना करें। और अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे तो हमें पता है, हम सबको पता है और अमेरिका को सबसे ज्यादा पता है कि जो ईरान की 3 लैंड फोर्सेस हैं, पासदारान, उनकी रेगुलर आर्मी और जो है खातिमुल अंबिया ब्रिगेड, ये तीनों जो फोर्सेस हैं वो इंटैक्ट हैं। एंड जब भी जंग होगी, बेशक गल्फ कंट्रीज के साथ हो या अमेरिका के साथ हो और या यूके के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जो भी कंट्री बूट्स ऑन ग्राउंड करेगी उसको बॉडी बैग्स उठाने पड़ेंगे। यानी कि अगर ये सिचुएशन होती है तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल। दैट इज ट्रू। अगर इस टाइम तुर्की, कतर और मिस्र और पाकिस्तान ये मिलके सालसी का एक किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं, डू यू थिंक दीज कंट्रीज हैव द पावर टू एक्चुअली ब्रिंग सम चेंज? क्या ये सालसी में कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे? एक्चुअली मेरे ख्याल में महरीन साहबा सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के पास ये लीवरेज हासिल है इस इलाके में। कतर, तुर्की या मिस्र के साथ जो है ना, ईरान इज नॉट वेरी कंफर्टेबल क्योंकि उसके डिप्लोमेटिक या जो है ना सोसाइटल इश्यूज हैं इन कंट्रीज के साथ। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है अदर देन द मिडिल ईस्टर्न कंट्री जिसके ऊपर ईरान और अमेरिका दोनों ट्रस्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में सूनर और लेटर इन दोनों कंट्रीज को अब ये एहसास हो रहा है कि इस तरह जो सिचुएशन है वो ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलाई जा सकती। यानी कि अमेरिका इंसेसेंट बॉम्बिंग करता रहे और ईरान उसी तरह उसको रिटेलिएट करता रहे, क्योंकि इस तरह की स्ट्रेटजी में जो सबसे बड़े लूजर्स हैं वो गल्फ कंट्रीज हैं, और गल्फ कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली भी और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। सो मेरे ख्याल में सूनर और लेटर दे हैव टू कम ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल एंड पाकिस्तान इज देयर बेस्ट बेट। एंड मेरे ख्याल में इस्लामाबाद MOU इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट के जिसके ऊपर एक पीस डील बनवाई जा सकती है। अगर आप इसको ये देखें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि जो गल्फ कंट्रीज है ना उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को अपने हाथों में लेने। जब तक वो फॉरेन पावर्स या फॉरेन कंट्रीज को ये जॉब आउटसोर्स करते रहेंगे, उन कंट्रीज के मसाइल या प्रॉब्लम्स भी गल्फ कंट्रीज को पार्ट ऑफ द पैकेज बन जाएंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर वैल्यूएबल इनपुट। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, साथ रहिएगा, अभी मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नाजरीन, इस वक्त भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न का समा है, और आखिर हो भी क्यों ना। भारतीय नौजवानों ने आज वो कर दिखाया है जो हर धर्म मोदी के इस इक़्तिदार में बज़ाहिर एक ख्वाब लगता था। याद रखिए, ये वही मोदी सरकार है जिसके हिंदुत्व राज में किसानों की तवील तरीन तहरीकें हों, शहरियत के इम्तियाजी कवानीन हों, या फिर मुस्लिम अक़लियतों, दलितों और पसमानदा तबकात पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम, हुकूमत ने कभी भी किसी की परवाह नहीं की और हमेशा हर धर्मी का मुजाहिरा किया। लेकिन इस बार खेल बहुत बदला नजर आया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक इंतहाई तौहीन आमेज फिक्रे ने मुल्क की जनरेशन जी यानी नौजवान नस्ल में एक ऐसी आग भड़का दी कि मोदी सरकार का बदतरीन रियासती तशद्दुद भी इन्हें सड़कों से ना हटा सका। जरा सोचिए, जिस मुल्क में करोड़ों नौजवानों को इज्जत की रोटी और रोजगार देने की बजाय अदालतों और हुक्मरानों की तरफ से सरेआम कॉकरोच यानी कीड़े मकोड़े होने का ताना मिले, वहां कयामत तो बर्पा होनी ही थी। मई 2026 के इस दिल दहला देने वाले रवैये के खिलाफ जब गुस्से से खौलते हुए नौजवान सड़कों पर निकले तो उन्होंने तंजन अपनी एक अनोखी सियासी ताकत खड़ी कर दी और नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। एहतजाज दिल्ली से निकलकर मुंबई और पटना तक ऐसा फैला कि आम आदमी, कच्ची बस्तियों के नौजवान और वो लड़के जो कल तक अंधी अकीदत में मोदी के गीत गाते थे,
आज उन्होंने अपने ही वजीर तालीम को खुलेआम डूब मरने का मशवरा दे डाला। और आखिरकार अवाम के इस ठाठे मारते समुंदर ने मोदी सरकार के किले बिलाखिर हिलाकर रख दिए हैं। बीजेपी को बिलाखिर घुटने टेकने पड़े और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा। इस अवामी ताकत पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का क्या कहना है कि नौजवानों ने यह साबित कर दिया है वो जिस मकसद के लिए खड़े होते हैं वो उसे हासिल करके दिखाते हैं। लेकिन अपनी इसी बदतरीन सियासी शिकस्त को छुपाने के लिए मोदी सरकार ने अब वही पुराना घिसा पिटा और बौखलाहट वाला हथकंडा अपना लिया है, यानी हर नाकामी और अंदरूनी तूफान का इल्जाम उठाकर पाकिस्तान के सर डाल दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह जनरेशन जी के इस तूफान ने बांग्लादेश के ऐवानों को हिलाकर रख दिया था, क्या अब भारत के ऐवानों में भी तब्दीली की ये आंधी सब कुछ बदल कर रख देगी? इसी सूरत हाल को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो कि चेयरमैन जवानान पाकिस्तान हैं, और हैदर हयात खान साहब, जो कि एक सीनियर एनालिस्ट हैं और इंडियन चैनल्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं। आप दोनों हजरात के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर हयात खान साहब, बीजेपी के स्टैंड में एक चेंज आया है। पहले वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे अपने एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन पे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने ये मुतालबात मान लिए हैं। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजन बिहाइंड इट? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्रेशर तो था मोदी गवर्नमेंट पर डे वन से, और ये कोई एक दो पेपर लीक्स का मामला था नहीं। ये गुज़श्ता 12 साल में 150 से ज़ायद पेपर्स जो हैं वो लीक हुए, और ओवरऑल अगर हम 12 साल की बात करें तो 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं, और इस साल सिर्फ 20 से ज़ायद स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। तो प्रेशर था, और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने सारा ये प्रोटेस्ट मैनेज किया, वो लोग डटे रहे, और अल्टीमेटली वो इसमें सक्सेसफुल हुए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मोदी गवर्नमेंट डे वन से, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, वो इसके इस्तीफे के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं थे, और उनको इस चीज़ का अंदाजा था कि इसके इस्तीफे का मतलब ये है कि मोदी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो भारत के सिस्टम को ठीक तरीके से नहीं चला पा रहा। लिहाजा ढिठाई की जिस दर्जे तक वो जा सकता था वो लोग वहां पर गए, और अल्टीमेटली फिर जब ये प्रोटेस्ट दिल्ली से बढ़कर भारत के दीगर शहरों तक फैले और मोदी हुकूमत को इस चीज का खौफ खाने लगा, जो स्टूडेंट्स ने जंतर मंतर पर बातें भी की कि हम पार्लियामान को उखाड़ कर फेंक देंगे, हम नेपाल बना देंगे। फिर जिस तरह का रवैया जो है वो हमने गोदी मीडिया पर देखा, जिस तरीके से बीजेपी के जो मोदी के मंत्रिमंडल के मिनिस्टर्स हैं, ये इन्होंने आके जो बातें की, और जो इनकी अप्रोच थी टुवर्ड स्टूडेंट्स, कभी पाकिस्तान का एजेंट है, ये आईएसआई का एजेंट है, ये चाइना का एजेंट है, इनको फॉरेन फंडिंग हो रही है, ये भारत के दुश्मन है, ये गद्दार हैं। मतलब वो सारी बातें थी जिन्होंने प्रोवोक किया स्टूडेंट्स को। और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मेरी इनके कई चैनल्स पर जब इस हवाले से गुफ्तगू हुई, और जब मैं इनसे कॉकरोच जनता पार्टी के इन प्रोटेस्टर्स से मुताल्लिक बात करता था, तो ये इनकी अप्रोच ये थी, ये कहते ये थे कि ये तो कॉकरोचेस हैं, इनको हम स्प्रे मारकर खत्म कर देंगे। तो अब ये जो स्प्रे इन्होंने कॉकरोचेस पर मारने की कोशिश की, मेरा ख्याल है कि उसका मुंह इनकी तरफ रह गया, और उसके जहर से इनका अपना जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उसकी इन्होंने जो है वो कुर्बानी ली है। और मेरा अपना जाती ख्याल है कि यहाँ पर सिलसिला रुकेगा नहीं। एज ऑफ नाउ कॉकरोच जनता पार्टी ने ये वाला प्रोटेस्ट तो अपना कॉल ऑफ कर दिया है, लेकिन आगे भी जो मामला थे, और जो मैं भारत में एक अप्रोच की तब्दीली देख रहा हूँ आम पॉपुलेशन के अंदर, जो अब नफरत की सियासत से दूर हटना चाहते हैं, जो चाहते हैं रीजन में अमन हो, जो चाहते हैं कि वहां पे जितने भी मज़ाहब के लोग हैं वो इकट्ठे मिलकर अच्छी जिंदगी गुजार सकें, तो ये अप्रोच अगर प्रिवेल करेगी तो उसके लिए ये जरूरी है कि ये घटिया शैतान जो भारत में बरसर इक़्तिदार है, ये इक़्तिदार के सिंहासन पर ना रहे। और कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट से ये चीज ग्लोबली क्लियर हो गई है कि ये जाहिल शख्स है, ये घटिया शख्स है, ये इससे आप किसी बेहतरी की, अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। और जो 11 साल इन्होंने भारत के अंदर खौफ की फिजा कायम किए रखी थी, जिसमें गोदी मीडिया ने भरपूर साथ दिया, हर वो शख्स जो मोदी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता था, उसको कहा जाता था तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम बांग्लादेश चले जाओ, तुम चाइना चले जाओ, तुम होते कौन है मोदी से मुताल्लिक बात करने वाले। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हमने गुज़श्ता साल भारत को जो जंग में शिकस्त दी थी, वो हमने तो शिकस्त दे दी भारत को, लेकिन भारत के अंदर वो लोग जो 11 साल से मोदी के खौफ की वजह से जो है वो चुप थे, उन्होंने अपनी वो खामोशी के बुत तोड़े और अपने उस खौफ को शिकस्त देकर अब वो लोग मोदी पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं।
और हम गुज़िश्ता 1 साल में देखें तो एक के बाद एक बबल जो है वो भारत में फट रहा है। आया वो उनकी एजुकेशन पॉलिसी हो, उनकी इकोनॉमी हो, उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, उनका दिफा हो, हर चीज़, हर बबल फट रहा है और हर बबल जब फटता है तो नीचे से एक मकरू और भयानक चेहरा मोदी का निकलता है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जब भी भारत में कुछ भी होता है तो एंड पे पाकिस्तान ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, भारत के बकौल। ये इतना पाकिस्तान फोबिया क्यों है? हाउ absurd is this? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, डर तो रहना चाहिए ना, अच्छी बात है। एक कॉकरोचों का वार जो है वो ना मोदी सरकार सह पाई, तो अब आप मुझे बताएं पाकिस्तान के साथ कैसे पंगा लेंगे? बात तो ये है, पाकिस्तान का खौफ कायम किया गया और यही वजह है कि अवाम के अंदर शऊर आ गया। ये वो लोग पुराने नहीं हैं जो गऊ को माता मानते थे और बैल को पिता मानते थे। ये अभी नौजवान नस्ल है, इनको समझ आ गई है कि ये जात पात, छूत छात, ये तमाम की चीजें ये बेकार की हैं, ये रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह है कि 80 लाख जवान इस टाइम पे हर साल ग्रेजुएट होता है। 29% उनको टोटल जॉब्स मिलती हैं। 27 लाख जवान जो कि बेस्ट ब्रेन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो चला जाता है मुल्क छोड़ के। और इस टाइम पे आप देखें कि जो रियासत होती है वो बहू बेटियों के सरों के ऊपर दुपट्टे डालती है, ना कि उनके जिस्मों के कपड़े नोच लेती है, जिस तरह से अभी हुआ। ये आरएसएस के जो गुंडे हैं, आरएसएस के जो दहशतगर्द हैं, सैफरॉन टेररिज्म ने भारत का सत्यानाश कर दिया। सेकुलर लिबरल इंडिया की मौत वाक़या हो चुकी। नेहरू ने अपनी स्पीच में बोला था कि अगर हमने भारत को कंट्रोल ना किया तो फिर आप देखेंगे कि 75 साल के अंदर एक रिलीजियस फासिस्ट आएगा। ये नेहरू की जगह मौजूद है। फिर नफरत अंगेज बयानियां बनाया, लोगों को जो है वो उकसाया, तकसीम किया, अपनी कौम को, गजब खुदा का, अपनी कौम को तकसीम करके रूल करने की कोशिश की। जब सिखों ने उसके अंदर शामिल हुए, मुसलमान शामिल हुए, उस अंदर एक नया जो जिला थी वो बख्शी गई। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो ना कोई रजिस्टर्ड जमात है, ना इलेक्शन कमीशन के मौजूद है, एक मजाक में बनने वाली चीज बन गई। और फिर देखते ही देखते चंद हफ्तों के अंदर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उसके सोशल मीडिया के ऊपर हो गए ना। 8.9 मिलियन टोटल बीजेपी के फॉलोअर थे। लेकिन इसके अंदर एक कैच है। कैच ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी तमाम की तमाम काविशें बीजेपी की सरकार उस हिंदुत्व सोच और उस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, जिसको भारत का जवान नस्ल रिजेक्ट कर रही है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर आपने कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करना है तो बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आप देख लें कि उन्होंने 2029 के इलेक्शन के हवाले से बता दिया कि हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी है इस टाइम पे वो उसके जो अमित शाह है नंबर 2 और इसी तरीके जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर भी है और खुद नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। हैदर हयात साहब ने ये बात दुरुस्त कही है कि ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। ये कोई एक सिर्फ एजुकेशन के हवाले से या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का मसला नहीं था। इससे पहले जो खतरनाक बात हुई वो ये थी कि जो सेक्रेटरी एजुकेशन था, जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट की नुमाइंदगी करता है, उसने इस्तीफा दे दिया। देखें, इंडिया के अंदर जो एक सेक्रेटरी है वो बहुत बड़ी चीज होती है और सेक्रेटरी एजुकेशन अगर इस्तीफा देता है तो दिस मीन्स के यहाँ गवर्नमेंट के ऊपर आत्म एतमाद के साथ साथ वो नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार को सिक्योरिटी थ्रेट समझने लगे हैं भारत के लिए। और मेरी क्योंकि इंडिया के जो हाई अप्स हैं उनके साथ कभी कभी इंटरनेशनल फोरम्स में गुफ्तगू होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ा शख्सियत है उनका जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, नॉट पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेकिन जो उनकी स्टेट का नुमाइंदा है, वो ये कहता है कि हमारे यहाँ सीरियसली ये सोचना पड़ गया है कि नरेंद्र मोदी भारत के टुकड़े करवाने जा रहा है। और ये बात आप देखें कि उनके अंदर ये बात महसूस होना शुरू हो गई है। अब ये जो सारी सूरत हाल है आप देख लीजिए कि ये किस तरफ लेके जा रही है। इट इज नॉट गोइंग टू एंड लाइक दिस, क्योंकि भारत के अगर आप मज़ाफ़ात में देखें, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, यहाँ तीनों जगह इनकलाब तो आए, लेकिन इनकलाब का जो मेन इंग्रेडिएंट था वो एंटी इंडियन सेंटिमेंट था।
और एंटी इंडियन सेंटिमेंट की वजह से वहां इनकलाब आए। अब यही सेंटिमेंट भारत के अंदर जो है वो परवान चढ़ रहा है, और एक ऐसी पार्टी जो अभिजीत दीपके ने वैसे ही एक मजाकन खोल ली, आज वो एक आवाज बन गई है। और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसके अंदर आप कांग्रेस को देख लें या आम आदमी पार्टी को देख लें, वो तो दे आर जस्ट राइडिंग द सर्फ। बिल्कुल ठीक कहा आपने अब्दुल्ला हमीद साहब। अच्छा हैदर हयात खान साहब, पहले भी काफी मूवमेंट्स चली हैं किसानों की और सिटीजन एक्ट के अगेंस्ट भी, लेकिन कभी कुछ उसका अमली नतीजा नहीं निकला था। लेकिन इस दफा वी हैव सीन अ रिजल्ट, वी हैव सीन अ चेंज। आपके ख्याल में इस मूवमेंट में क्या डिफरेंट था जो पिछली मूवमेंट्स लैक कर रही थी? लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो या पिछली मर्तबा जब किसान पंजाब से निकले और हमने लाल किले पर भारतीय परचम की जगह खालिस्तान का परचम लहराता हुआ देखा, तो हकीकत बात यही है कि तब उनके पूरे मुतालबा तस्लीम नहीं हुए और वो मूवमेंट्स इतनी कामयाब नहीं थी। मैंने आपको आगाज में बताया पिछले सवाल के अंदर भी कि ये जो सारा सिलसिला भारत के अंदर तब्दीली का शुरू हुआ, इसकी बुनियाद 10 मई को पाकिस्तान ने उस वक्त रख दी जब पाकिस्तान ने भारत को 4 घंटे की जो 10 मई की जंग थी उसमें घुटनों पर लाकर बिठा दिया। और भारत ने, जिसने गुज़श्ता 11-12 साल में खरबों डॉलर्स अपने दिफा पर खर्च किए, वो सारे जो है वो टके टोकरी हो गए, उसका कोई फायदा भारत को नहीं हुआ। तो भारत में जो सेम वॉइसेस थी, उन्होंने शायद इस चीज को महसूस किया कि अब वो वक्त है कि जब इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। ये घटिया शख्स है, इसकी जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, हमने जो राइजिंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया की सारी बातें 10-11 साल गोदी मीडिया पर सुनी, वो सारी एक आम भारतीय तो समझ रहा था ना। अब्दुल्ला भाई ने बताया आपको कि किस तरह सिर्फ 29% ग्रेजुएट्स जो हैं उनको जॉब्स मिल रही हैं, और भारत एक बड़ी जो है वो पॉपुलेशन है, वहां पर एक बड़ी आबादी है वहां पर, और हर साल अगर लाखों में, मिलियंस में स्टूडेंट्स जो है जो ग्रेजुएट हुए हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फिर इकोनॉमिक क्राइसिस। नो डाउट भारत एक बड़ी मईशत जरूर है, लेकिन अच्छी मईशत नहीं है। उनकी उस बड़ी मईशत का फायदा सिर्फ चंद हजार लोगों को है। एक आम इंडियन को का जो मेयार जिंदगी है वो तो बहुत गिरा हुआ है। तो ये जो सारी चीजें थी, उसकी वजह से जब हमने शिकस्त दी भारत को, वहां पर लोगों ने खामोशी के और खौफ के बुत तोड़े, और फिर जब मोदी के खिलाफ बबल्स फटना शुरू हुए। देखें तनकीद किस वक्त शुरू हुई, जब लोगों ने कहा तुमने तो कहा था रफाल होगा, तो हम पाकिस्तान ये ना कर सकता, तो अब तो तुमने रफाल गिरवा दिए। फिर तुमने हमारी 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह करवा दी, तुमने हमारे सैकड़ों फौजी मरवा दिए, और मान रहे हो तुम 6 फौजियों को 1 साल के बाद, और वो भी कॉकरोच जनता पार्टी ने तो इसके ऊपर भी मजाक बनाया जिस वक्त उनके ऊपर सीआरपीएफ के लोग जो है वो लाठी चार्ज कर रहे थे और आंसू गैस के शेल्स फेंक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है ये तुम्हें ऑनर नहीं देगी, हम लोग तुम्हें ऑनर देंगे, ये तो अपने मुल्क के लिए जान देने वालों को इज्जत नहीं देते। तो वो बबल्स फटे। फिर इकोनॉमी का आलम ये है कि एशिया के अंदर 2026 की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इंडियन करेंसी है, जो 7% डिप्रिशिएट हुई है। लेकिन आप गोदी मीडिया पर जाकर सुने, आपको लगेगा भारत में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इनकी इकोनॉमी, ये कहते हैं हमारी जीडीपी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे 1.8% ज्यादा जो है वो पॉजिटिव रही है। क्योंकि जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मॉनिटर करते हैं सारी चीजों को, वो कहते हैं कि जो भारतीय क्लेम्स हैं उसका आधा भी इनकी जीडीपी की ग्रोथ नहीं है। तो ये झूठ बोलते हैं हर जगह, लेकिन झूठ की एक उम्र होती है, वो अब उम्र पूरी हो चुकी है। वो जो बबल्स हैं वो फट चुके हैं। ये घटिया शख्स अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भारत का नौजवान अगर ये ठीक तरीके से नहीं छोड़ के जाएगा इख्तिदार, वो वक्त दूर नहीं है जब इसको इख्तिदार के सिंहासन से उतार कर दिल्ली के किसी चौक में उल्टा लटका कर इससे जो है वो बदला लेंगे। नो डाउट 45 इयर्स में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं रही, जिसकी वजह से चीज़ें इस नहज पर पहुंच चुकी हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, भारत के अदलिया के एक बड़े सीनियर सरबराह ने ये कहा है, जो कहा है कि ये तो कॉकरोच हैं, ये तो परजीवी हैं, जिनको पैरासाइट्स कहते हैं। ये रूलिंग एलीट इस किस्म के वर्ड्स यूज़ कर रही है यंग मैसेज के लिए। किस किस्म की मेंटालिटी शो करता है ये मेंटालिटी जो है, इसके पीछे ब्राह्मण की सोच है। उनके अंदर से 380 ब्राह्मण हैं। इसी तरीके से 26 जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं, 16 उसके अंदर ब्राह्मण हैं।
98 एम्बेसडर्स में से 58 एम्बेसडर्स ब्राह्मण हैं। जब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मारद वजूद में आया 1947 में, तो उस टाइम पे मुसलमानों की तनासब उनकी आर्मी में 30% था, जो आज घट के 1.5% रह गया है। इसी तरीके से जो वहाँ निचली जात के हिंदू हैं वो तकरीबन 74% हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मॉडर्न जमाने में ग्लोबल विलेज के अंदर अनटचेबल्स हैं लोग। आप जस्ट इमेजिन, वो लोग तंग आ गए हैं। वो तो बेचारे ऐसे हैं जो मुसलमान तो चले अकलियत समझे जाते हैं, क्रिश्चियन अकलियत समझे जाते हैं, सिख अकलियत समझे जाते हैं, लेकिन वो तो हिंदू होते हुए भी बगैर किसी जो है, उनको तो छूत छात का मसला है। उनके तो हाथ से अगर कोई हाथ लग जाए या कुछ हो जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है उनका। मसला यहाँ ये है कि ये नफरत की बुनियाद के ऊपर जो आरएसएस का एक दहशतगर्दाना एजेंडा है, जिसका सियासी चेहरा बीजेपी है, यही वजह है कि नौजवान नस्ल वहां आज खड़ी हो गई है। और जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के ऊपर बात होती है, वो अब उनको नजर आ गया कि पाकिस्तान बैशिंग असल में अपनी इंटरनल नाकामियों को छुपाने के लिए है। एक तरफ 7 स्टेट्स हैं जिनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से दूसरी जानिब, जो कि जिसके अंदर आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, उस के अंदर मणिपुर है, मेघालय है और दीगर, ये तमाम के तमाम भारत के हाथ से निकल चुके हैं। अब खालिस्तान के लिए आपने देखा कि अभी जब सिखों किसान मूवमेंट थी, जहां उन्होंने 861 लोगों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, उन्होंने बाकायदा, बावजूद भारत ने अपनी तमाम ताकत लगाने के, उन्होंने लाल किले के ऊपर झंडा लहरा दिया खालिस्तान का। 20 से ज्यादा कामयाब रेफरेंडम पूरी दुनिया में करवाए जा चुके हैं। साथ ही साथ ये भी एक सूरत हाल है कि कश्मीर में 9 लाख फौज की मौजूदगी बावजूद इसके वहां लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे। आजादी के नारे वहां जगह जगह जो है वो बुलंद हो रहे हैं। अब जो सूरत हाल है, भारत की इंटरनल इश्यूज इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो पाकिस्तान बैशिंग वहां का नॉर्मल नौजवान इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जो इन्होंने अभी हैदर भाई ने बात की इकोनॉमी की, आप देखें कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और दीगर, ये तमाम लोग हैं जो इस टाइम पे, ये वो सारे लोग हैं जो इनके पास तकरीबन 80% प्लस वेल्थ इंडिया की मौजूद, और जो बाकी है वो कॉमन मैन है जो वहां झोंपड़पट्टी में गुजारा कर रहा है। क्लास डिवीजन इज ट्रूली अ कर्स इन इंडिया, और कास्टिज्म भी, जिसकी वजह से सीजेपी को लीड भी जो है वो एक दलित कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब एंड हैदर साहब, आप दोनों वक्त का बहुत शुक्रिया। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल सी यू इन अ बिट। स्टे ट्यून्ड। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस मुल्क की धरती किसान के पसीने से सोना उगलती हो, उस ज़रीब पाकिस्तान में हर गरीब के दस्तरखान की ज़रूरत रोटी इतनी नायाब और महंगी क्यों होती जा रही है? अभी महज 2 से 3 माह कबल हमारे किसानों ने गंदम की फसल की कटाई की थी। सरकारी इदाद-ओ-शुमार खुद गवाह हैं कि हमारी कुल पैदावार तकरीबन 30 मिलियन टन थी, जबकि ज़रूरत 35 मिलियन टन की थी। यानी कमी इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा नासूर हमारा फरसूदा खरीदारी निज़ाम और इंतज़ामी नाकामी है, जो माफिया को फ़ायदा पहुंचाती है। हाल ये है कि पंजाब सिर्फ 4.5 लाख टन और सिंध सिर्फ 2 लाख टन गंदम खरीद सका। नतीजा ये निकला कि गंदम मार्केट से गायब हो गई और काले धन के पुजारी ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ओपन मार्केट में रेट 4,850 रुपये फी 40 किलो तक पहुंचा दिए। महकमा खुराक इस माफिया के सामने बेबस तमाशाई बना खड़ा है। और आज हाल ये है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में आटा 142 रुपये फी किलो तक बिक रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम 5100 रुपये फी मन को छू रही है। और इस सब के बाद वफाकी हुकूमत ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए फौरी तौर पर 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया है। और अलमिया देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पुकार कर कह रही है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो आलमी भूख का सबसे बड़ा बोझ उठा रहे हैं, जहां 75 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की लपेट में है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारी मेहनत की कमाई हुई गंदम गई कहाँ? क्या हुकूमत का ये नया मार्केट बेस्ड मॉडल गरीब का पेट भरेगा या सिर्फ माफिया की जेबें गर्म करेगा? इस वीट क्राइसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं
सैयद महमूद बुखारी साहब, जो कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और अभी सिर्फ 4 माह ही हुए हैं गंदम की कटाई को, और ऑलरेडी पाकिस्तान में वीट शॉर्टेज का इशू है। अभी से शॉर्टेज है तो बाकी 8 महीने कैसे गुजरेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया महरीन आपका और आपके सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि हम तो ये कह के थक गए हैं कि हमारी हुकूमतें कभी भी संजीदा नहीं हुई ज़राअत के हवाले से। ये ज़री मुल्क है, और जब आप ये देखें कि कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की जाती, और जब एक निज़ाम चल रहा था और प्रोक्योरमेंट कर रहे थे फूड डिपार्टमेंट और पास्को, और एकदम से ही पलक झपकते जुम्बिशे कलम से हमारी वज़ीर आला साहिबा ने ये नादरशाही हुक्म जारी फरमाया, और उन्होंने कहा कि अब पंजाब हुकूमत गंदम नहीं खरीद करेगी। ये मैं पिछले 2 सालों की आपको बात कर रहा हूँ, और उस वक्त हमने कहा था कि आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं है, और ये दुनिया के अंदर है, क्योंकि इस वक्त मुल्कों के अंदर फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पर है और बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर पर है। बेशक। तो हमने कहा कि आप ये फैसला मत कीजिए, अगर कोई तब्दीली लानी है तो बतदरीज उसको कीजिए। मगर वो जो इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं और जो इस ताक के अंदर होते हैं कि वो अपने मर्जी के फैसले कराएं और जिसके अंदर उनका मफाद हो, तो उन्होंने, आपने देखा कि एक पिछले साल तनहा किसानों को छोड़ दिया गया और यूं ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, और इस दफा भी आप ये देखिए कि दुनिया की पॉलिसियां बनती हैं 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। हमारे यहाँ पॉलिसी बनती है कि हमारी गंदम की क्रॉप आ गई और हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया, हुकूमत ने कोई उसका रेट मुकर्रर नहीं किया, हुकूमत ने कोई मैकेनिज्म नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं दी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इससे दिलचस्पी नहीं है कि कोई मरता है तो मरे। आप ये देखें कि उन्होंने जो एक एग्रीगेटर का एक ख्वाब दिखाया, फिर उस पे इश्तिहारात आए, उस पे जनाब ढोल बजाए गए, और हमारे जो वज़रा हैं उन्होंने आके जनाब एक नवीद सुनाई कि जनाब 35 कंपनियां आएंगी और वो गंदम किसान से खरीद करेंगी। और हुआ क्या एंड में कि 2 कंपनियां रह गई और उन्होंने भी खरीद नहीं की, और 5 लाख टन जो है। और उस वक्त हमने कहा था कि गंदम नहीं है, गंदम जो है वो शॉर्टफॉल आ रहा है, हमें नजर आ रहा था जो खेत में गंदम जो है पैदावार आ रही थी। तो उस वक्त हमारे जो वजीर ज़राअत हैं उन्होंने जनाब आके ये भाषण दिया कि मुबारक हो कि जो एक हदफ मुकर्रर किया था साहब, ये कि अगर कि सिर्फ 4 माह में ही शॉर्ट, तो फिर आने वाले 8 महीनों में किस तरह से चीजें चलेंगी? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। गुजारिश ये है कि चलेंगी यही कि अवाम की शामत आएगी, अवाम जो है वो महंगे दामों अभी भी खरीद कर रहे हैं, आटा भी और गंदम भी। जब किसान को देने का वक्त आता है तो यही हुकूमतें कहती हैं कि ये माफिया है। जब किसान को कुछ देने का वक्त आता है तो ये हुकूमतें कहती हैं हमारे पास पैसे नहीं है, और अपने 11-11 अरब रुपए के जहाज खरीदने के लिए इनके पास पैसे हैं, इनके पास ब्यूरोक्रेसी को देने के लिए पैसे हैं, इनके पास जो है वो जो उनको मराद देने के लिए जो पैसे हैं। क्या ये जो बाकी 25 करोड़ अवाम है उनका कोई हक नहीं है? आज आप देखें कि जो पेट्रोल की वजह से जो महंगाई का एक जो जिन बेकाबू हुआ है, मुझे बताएं किस मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह से रेट बढ़े हैं? कोई इनसे पूछने वाला है? ट्रिकल डाउन सब पे ही होता है। अगर मेरी इतलात के मुताबिक 30 मिलियन टन हमारी टोटल गंदम की पैदावार थी इस दफा, और 32 मिलियन टन की हमारी डिमांड है। लेकिन ये इतनी सवेयर शॉर्टेज की आपके ख्याल में असल वजह क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, गुजारिश ये है कि मैंने मेरे पिछले प्रोग्राम उठा के देख लें आप सुनो टीवी के, तो मैंने उस वक्त कहा था, आप यकीन कीजिए कि मैंने 20 से 25 लाख टन का शॉर्टफॉल का कहा था। वो रिकॉर्ड के ऊपर है, आप निकाल लीजिए। तो
उसका अब यही करेंगे, खाबे लगेंगे। आपको याद है कि जब यहाँ पे गंदम ऑलरेडी मौजूद थी जरूरत के मुताबिक और इन्होंने 35 लाख टन बाहर से मंगवाई, क्या आज तक किसी ने कोई हिसाब किताब लिया, पूछा किसी से कि तुमने उस वक्त गंदम ऑलरेडी मौजूद थी और गंदम मंगा के यहाँ पे एक बहरान पैदा किया गया। हमारे यहाँ 10 लाख टन है वो बहरान पैदा करने के लिए। ठीक है, जो अभी तो 10 लाख टन मंगवा रहे हैं गंदम को, तो उसके बारे में किसान बरादरी के क्या ख्यालात हैं जो अभी 10 लाख की इंपोर्ट होने वाली है? देखें, वो हम तो यही तो चीख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें ये इंसेंटिव क्यों नहीं दिया जाता, हमें ये मराहत क्यों नहीं दी जाती, हमें जो है वो उसका रेट क्यों नहीं दिया जाता। वे ये कहते थे कि जो है IMF ने जो किया। फिर दूसरी बात एक जो की इन्होंने कि डीरेगुलेट कर दिया हमने। जब इन्होंने रोटी का रेट मुकर्रर कर दिया, पता नहीं ये रोटी की सियासत से कब निकलेंगे। क्या गरीब को सिर्फ रोटी चाहिए? उसको बिजली का जो बिल जिससे लोग खुदकशियां कर रहे हैं, क्या सस्ती बिजली नहीं चाहिए? जो कि इनके इंतखाबी वादों में, चाहे बिलावल हो और चाहे हमारी वजीर आला साहबा पंजाब हो, उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, आप हमें आने दीजिए। वादों पे कभी भी पूरे नहीं उतरते, बिल्कुल। तो आप लेकिन बुखारी साहब अब तो लेकिन रोटी भी सस्ते दामों नहीं मिल रही, तो असल में फायदा कौन उठा रहा है इस पूरी सप्लाई चेन में? देखें, फायदा तो हुकूमत ने मौका दिया है ना। जो मिडल मैन, अगर हुकूमत खरीद कर लेती, उस वक्त हमने ये कहा था कि हुकूमत खरीद करे इसलिए कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है हर मुल्क रखता है। तो इनको जो वहां पे एक सबक पढ़ाया गया और वो लोग उन लोगों को बुलाएं वजीर आला साहबा और उनसे पूछें कि तुमने ये जो मुझे एक प्लान बना के दिया था एग्रीगेटर का, वो क्यों कामयाब नहीं हुआ। उसकी वजह से ये सारी जो है वो मुसीबत सामने आई है। और दूसरी बात ये है कि आने वाले वक्त के लिए भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि अभी क्योंकि नवंबर में काश्त होनी है गंदम की, आज हुकूमत सर जोड़ के बैठे, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाए। ऐसा ना करे कि जिस तरह इन्होंने जनाब डीरेगुलेट कर दिया पेट्रोल को और हर आए दिन एक बम फोड़ा जाता है अवाम के सरों के ऊपर और खौफ जो है वो मंडलाता रहता है हर दिन में। तो ये गंदम की कीमत मुकर्रर करें और आप ये देखें कि जब तक ये खाद की कीमतें कम नहीं करेंगे, क्योंकि हम खाद डाल नहीं सकते, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, इस टाइम महकमा खुराक की नॉन इंटरवेंशन की वजह से मार्केट में एक मन गंदम का रेट 4,850 पे पहुंच गया है। ये माफिया जो इसके पीछे है, आर्टिफिशियल इंक्रीज ऑफ प्राइसेस के, इनके बारे में कुछ किया क्यों नहीं जाता? देखिए, हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की नाहिली है। हुकूमत जो है वो उसने कोई मैकेनिज्म बनाया नहीं है। देखें, जब गंदम निकलती है और हमारे खेतों में जो व्यापारी लेने आता है या कोई मिडल मैन लेने आता है या कोई आड़ती लेने आता है, तो कम से कम ये पता होना चाहिए। और मैं हैरान हूं कि ये 25 करोड़ का मुल्क है, ये हुकूमत किस तरह से चला रही है। मैं ये सोचने में मजबूर हूं कि ये क्या सिर्फ अपनी मराद के लिए आए हैं, अपने लिए कानून साजी करने के लिए आए हैं। अब आप यकीन करें कि अब जो सोशल मीडिया में जो तूफान बरपा हुआ है, लोग जो है नफसियाती मरीज बन गए, लोग परेशान है, ना उनसे बिजली के बिल दिए जाते हैं, ना हमसे खाद की जो उधार हम उठाते हैं उनके पैसे दिए जाते हैं, ना हमें हमारे पास पेस्टिसाइड। आप आए दिन रेट जब आप बढ़ा रहे हैं, आप मुझे बताएं कि एक आज मैं जो कल्टीवेशन करूंगा, मैं वो 300-350 रुपए डीजल लूंगा और अगले दिन जो है फिर मैं 400 लूंगा, मैं 500, मैं किस तरह से मैनेज कर सकूंगा। ये हुकूमत क्यों नहीं ये सोचती कि जब आपको वो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, आप ये देखें, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो ऑलरेडी चीजें महंगी होंगी। बेशक। महमूद बुखारी साहब, आपकी इनसाइट का और कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।